प्रणाम। मैं आज शब्दाक्षर काव्य संध्या में एक विशिष्ट एवं अपने आप में अद्भुत एवं अनोखा कार्यक्रम लेकर के हाजिर हुई हूँ। आज हम लघु कथा से संबंधित कुछ लघु कथा को हम विख्यात लघु कथाकार को लेकर के शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर हाजिर हुए हैं। इनके मुख से इनके द्वारा रचित कुछ अद्भुत और सुंदर कथा का तो रसास्वादन हम लेंगे। इसके साथ साथ लघु कथा को लेके जो नवांकुन हैं, उनके मन में अनेकानेक कौतूहल है, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। उन सब की भी हम चर्चा परिचर्चा करके उनकी जिज्ञासा को भी शांत करने का प्रयास करेंगे। ये अपने आप में अनोखा, अद्भुत, अनूठा कार्यक्रम है जो कि गद्य विधा पर है। तो मैं आज शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर आदरणीय आदर्श प्रकाश जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उसके बाद मैं अपने इस मंच पर रावल पुष्प जी का अभिनंदन करती हूँ और मैं आदरणीय मधु सक्सेना जी का भी शब्दाक्षर काव्य संध्या पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन कवियों को किसी भी तरह के परिचय की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में काफी इन्होंने लेखन के द्वारा काफी नाम किया है और अनेकानेक पुरस्कार से आप पुरस्कृत हुए हैं। तो शब्दाक्षर काव्य संध्या में मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत सारे दर्शक जो हैं वो जुड़ गए हैं, आ गए हैं हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अपने आप में अद्भुत अनोखा कार्यक्रम लेकर आज हम हाजिर हुए हैं और मैं इस कार्यक्रम में शब्दाक्षर के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का स्वागत करती हूँ और इसके साथ साथ संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो निशांत सिंह गुलशन जी हाजिर हो गए हैं और सभी विद्वान जनों को नमस्कार निवेदित करते हैं। रविंद्र चौधरी जी आ चुके हैं। आलोक कश्यप जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आलोक जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो मां शारदा को नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं लघु कथा के विषय में बताना चाहती हूँ कि गद्य साहित्य की अत्यंत प्राचीन विधा लघु कथा है और जब हम अपने वेद, पुराण, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, तो हम अनेक जगह ऐसा पाए हैं कि चरित्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में कहानीकार, उपन्यासकार या वेद, पुराण, उपनिषद के जो प्रकांड विद्वान, जो रचयिता चरित्र निर्माण के संसर्ग में उन्होंने अनेक कथाओं को, लघु कथाओं को उन्होंने लिखा और उन लघु कथा का जब वृहद मात्रा में उसे संकलित किया गया तो उपन्यास बन गया, महाकाव्य बन गया, पुराण बन गया। इतिहास व पुराण के अध्ययन करने पर हमें यह पता चला कि किंतु आज वर्तमान समय में समय के अभाव के कारण छोटे छोटे कथाओं को सृजनकर्ता, कहानीकार लिखने लग गए। लोगों के पास समय अभाव के कारण ये वर्तमान समय में अत्यधिक चर्चित ये विधा हो गई, क्योंकि ये बिहारी का वह दुआ देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। उसी तरह लघु कथा जो है देखने में छोटी होती है किंतु वह पाठकों के मन व हृदय पर अपना गहन व प्रबल प्रभाव छोड़ती है। तो इसी विधा के संसर्ग में और इस विधा के संबंध में मैं आप लोगों को, दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये अपने आप में एक अनूठी विधा है जिसको हमने पाश्चात्य संस्कृति को पुरस्कृत किया है इस विधा के द्वारा। बल्कि हमने इस विधा का अनुकरण नहीं किया पाश्चात्य, बल्कि पाश्चात्य संस्कृत को हमने कुछ दिया है इस विधा के रूप में। तो लघु कथा के विषय में जब हम अध्ययन अध्यापन करते हैं, गहन चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले अंगहीन धनी नामक लघु कथा रचा था, जो काफी चर्चित हुआ। फिर बाद जी में माधव राय सप्रे एक टोकरी पर मिट्टी, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, आदरणीय डॉक्टर पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी ने, हरिशंकर पासाई जी ने व्यंग्य रचना के द्वारा, शरद जोशी जी ने, विष्णु प्रभाकर जी ने, अनेक ऐसे लघु कथाकार हुए जिन्होंने अपने कथा के द्वारा न सिर्फ जनजीवन में चेतना, नव चेतना को प्रस्फुटित किया, बल्कि उन्होंने समाज को एक नव दिशा भी दिखाने का कार्य किया। तो ऐसे ही रचनाकार की श्रृंखला में जुड़ते हैं हमारे मध्य विराजमान आदर्श डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी। तो आदरणीय का मैं शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर उनका मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ नमस्कार। कि आप आए और आकर के लघु कथा के संबंध में हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करें और कुछ हमें बताएं। और आदरणीय के विषय में मैं आदर्श प्रकाश जी के विषय में आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह को लिपिबद्ध किया है, उसके साथ साथ इन्हें अनेकानेक पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। ये दीर्घ समय तक ये डॉक्टर थे, बाद में ये साहित्य जगत से जुड़े और आज इनकी लेखनी से जितनी भी रचनाएं निकल रही है वो अनेकानेक पत्र पत्रिकाओं में उन्हें ससम्मान स्थान दिया जाता है। तो आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप आए और इस विधा के संबंध में हमें कुछ अपनी कथा सुनाए और कुछ हमारी भ्रम और भ्रांतियों का निवारण करें। आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय। आदर्श नमस्कार प्रकाश। बंधु, मैं आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि लघु कथा का अर्थ ही है कि शब्दों की मितव्ययिता और लघु के साथ थोड़ा गैप देकर कथा कि वह छोटी भी हो और कथा तत्व भी उसमें विद्यमान हो। और इतना ही नहीं, वह कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी बात कह सके, जो कि पाठक को झकझोरे, उसकी संवेदनहीनता को संवेदना की तरफ ले जाए और कम से कम समय में वो सूक्ष्म बात को पकड़ सके। यह सब तभी संभव है जबकि लेखक कुशल चितेरा हो। और ऐसा भी नहीं है कि जैसा लघु कथा के संबंध में प्रचलित है कि लोगों को फुर्सत नहीं है जी लंबी कथाएं पढ़ने की, इसलिए आजकल वो छोटी कथा पढ़ना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। इस समय भी सब तरह की रुचि के लोग हमारे देश में हैं, पूरे संसार में हैं, जो उपन्यास भी पढ़ते हैं, जो कविताएं भी पढ़ती हैं, जो लंबी कविताएं भी पढ़ते हैं, जो लघु कविताएं भी पढ़ते हैं। तो सब तरह की विधाओं के पाठक हमारे साहित्य में हैं। तो लघु कथा भी उसमें एक विधा है, जिसे कहते हैं कि गद्य साहित्य की 16 विधाओं में इसकी एक ये लघु कथा भी एक विधा है। तो अधिक बातें बाद में होंगी। पहले मैं अपनी पहली लघु कथा का, यदि अनुमति हो तो मैं पाठ करूं। अल्पना जी। जी, मेरी पहली लघु कथा है पथ्य। बात उस वक्त की है जब जम्मू कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह सत्तासीन थे। अचानक शिकार खेल कर जब आए तो तबीयत कुछ नासाज थी। तब से ज्वर ऐसा चढ़ा कि कुछ दिन बना ही रहा।
राजवैद्य बेलीराम जी की चिकित्सा निरंतर चल ही रही थी। ज्वर के दूसरे ही दिन उन्होंने प्रातः समय की नाड़ी परीक्षण कर औषध निर्धारित कर दी। वहीं समय समय पर वह दी जा रही थी। उन्हीं के निर्देशानुसार महाराजा का भोजन बंद कर उन्हें फाकों पर रखा जा रहा था। तीव्र ज्वर के कारण भूख वैसे भी बंद थी। जब ज्वर कम होना आरंभ हुआ तब प्रताप सिंह भोजन की मांग करने लगे, क्योंकि भूख लगने लगी थी। लेकिन राजवैद्य के निर्देशानुसार उनका पथ्य बंद किया हुआ था। महाराजा बार बार संतरी को बेलीराम जी के यहाँ दौड़ाते कि उन्हें कुछ भोजन मिलना ही चाहिए। राजवैद्य अपना चिकित्सा धर्म का निर्वहन कर हर बार मना करते देते कि पथ्य नहीं लगता। उस दिन तो प्रताप सिंह मान गए, लेकिन अगले दिन वह कुछ खाने की जिद पकड़ी बैठे। जब संतरी ने बार बार चक्कर पे चक्कर काटे तो राजवैद्य ने थोड़ा पिघलते इतना आदेश दिया कि ताजे गेहूं को चक्की में दल कर उसे उबाल कर उसके जल को में काला नमक व भुना हुआ जीरा मिलाकर राजा को पीने के लिए दिया जा सकता है। पर महाराजा को वह तैयार कर पीने को जब दिया गया तब उन्होंने मारे क्रोध के उस पात्र को ही फेंक दिया। वह भोजन दिए जाने की जिद पकड़ बैठे। मंत्री ने तुरंत संतरी को बेलीराम जी के पास दौड़ाया कि वह तुरंत पहुंचकर स्थिति संभाले। जब राजवैद्य महलों में पहुंचे तब रूठे महाराज ने ढंग से बेलीराम जी का प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। भूख उन्हें विचलित किए दे रही थी। राजवैद्य बेलीराम भी अपनी आन के पक्के और विषय के सच्चे थे। दबदबाते चेहरे से कठोर स्वर में कहा, प्रताप सिंह जी, राजा नहीं बनो, मरीज बनो। बीबा बन के जो दिया जाए कहना मान के वही लेना होगा, वरना मैं चला, जो मन करे वो खा लो। बेलीराम जी जैसे ही बाहर चलने को उद्यत हुए, महाराजा ने उन्हें रोक लिया। हित की कड़वी बात करने वाले को महाराजा बखूबी समझते थे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपकी एक कथा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रासंगिक रही। और आपकी इस कथा को सुनने के बाद मुझे वो पंक्ति याद आ गई कि अगर मीठी बात करता है, वैद्य अगर मीठी बात करता है या राजा, तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उसी तरह यहाँ वैद्य जी ने जो कटु वचन कहे उनके जीवन रक्षक थे। तो आप बहुत ही प्रासंगिक और पुनः याद दिला दिया कि इनकी कड़वी बातें जो है वह अमृत तुल्य होती है जीवन में। बिल्कुल। और आप अपना दृष्टिकोण बताएं, कथा के पीछे आपका दृष्टिकोण क्या था कहानीकार के रूप में? लालपना जी, आपने वो बात कह ही दी है जो मैं कहना चाह रहा था कि ये उस समय की बात है जबकि इतनी आधुनिक चिकित्सा का तो बात थी नहीं कि जो चाहे खाने को दे दिया जाए और एंटीबायोटिक दे दिए जाएं। उस समय ऐसी स्थिति रखी जाती थी जबकि शरीर बिल्कुल दोष रहित हो जाए और उसके लिए भोजन बंद कर दिया जाता था। तो ऐसी अवस्था में महाराजा से भिड़ना और महाराजा को अपने मार्ग में चलाना बहुत कठिन उस वैद्य के लिए रहा होगा। लेकिन आपने जो कहा कि सत्य कहना है, उससे डिगना नहीं है, किसी को प्रसन्न करने के लिए उसका अहित नहीं कर देना है, इस बात को ही रेखांकित करती ये कथा है मेरी। कि वह पद छोड़ने को तैयार है, कि वह वैद्य पद छोड़ने को तैयार है, महाराजा की नाराजगी मोल लेने को तैयार है, लेकिन अपने चिकित्सक धर्म का निर्वहन वो अंत तक करता चला जाता है। यही कथा कहती है।
बिल्कुल। एक श्रोता के रूप में मैंने उन्हीं तथ्यों का निरूपण किया जो कि आप लेखक होकर के आपने जिस उद्देश्य बना के लिखा है, तो एक सफल कथा रही जी आपकी जी, ये वाली। और सर मुझे धन्यवाद ये भी धन्यवाद। बता, हाँ, कि कथा के विषय में भाव पक्ष या कला पक्ष किसकी विशिष्टता अनिवार्य है? मैम आप दोहराइए अपनी बात। मैं पूछना चाहती हूँ सर कि कथा के विषय में भाव जी पक्ष जी, या कला पक्ष किसकी विशिष्टता अनिवार्य है? भाव पक्ष की कि कला पक्ष की, जब हम कथा का देखिए निरूपण करते हैं? देखिए ये दोनों ही अनिवार्य हैं। कथा तत्व भी होना चाहिए और भाव तत्व भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कथा का एंड आप किस पंच से करते हैं। कथा का जो अंत है वह आप कथा संदेश क्या देती है, तो उसी में वह भाव पक्ष भी आ जाता है और पूरी कथा आ जाती है। तो मैं तो उसको समान रूप से स्वीकार करता हूं कि इसमें कथा पक्ष भी उतना ही आवश्यक है जितना कि भाव पक्ष। तो धन्यवाद। अशेष धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर ढंग से समीक्षा की, आदरणीय। और यहाँ पे दीप शिखा जी, कार्तिक जी, सत्येंद्र सिंह सत्य जी असम से जुड़े हैं, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, सुमन कुमारी जी, मकेश्वर रजत जी, और अनेक यहाँ अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं और जुड़ करके हमारी जो यहाँ वार्तालाप हो रही है, जो विवेचना हो रही है, उसे बेहतरीन और सुंदर विश्लेषण लिख करके, सुंदर कथन लिख करके हमारा मनोबल प्रबल कर रहे हैं और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और चेन्नई से आदरणीय गौरी शंकर भावुक जी भी हाजिर आ गए हैं हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। और दीप शिखा जी लिख रहे हैं कि सुंदर प्रश्न। तो सभी लगातार कमेंट करके अपने हमें हमारे कार्यक्रम को सफल गति प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा ही सफल प्रयास कर रहे हैं। और जयप्रकाश अग्रवाल जी नमस्कार कह रहे हैं, वो भी काठमांडू से जुड़े हैं। इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से विद्वान जन जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम का रसास्वादन ले रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मैं अपने इस मंच पर अपने दूसरे कथाकार का आवाहन कर रही हूं। तो रावल पुष्पा जी, आपका आदरणीय हमारे इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। रावल जी के संबंध में मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और इन्होंने अनेकानेक कविताएं लिखी और लघु कथाएं लिखी, रिपोर्टाज लिखा, आलेखन लिखा और अनेकानेक पत्र पत्रिका में अरुणा जी आपकी। आवाज कुछ रही है, आवाज कुछ कांप रही है, आवाज थोड़ी देर, या सबके माइक म्यूट करवा दें। जी, और सभी अपने माइक कृपा करके थोड़ा म्यूट कर दे तो आवाज इनको नहीं होगी। तो रावल जी के विषय में यही बताना चाहती हूँ कि इनकी जो लेखनी इतनी अच्छी अच्छी उम्दा ये रचनाएं रचते हैं कि विविध पत्र पत्रिकाओं में उसे स्थान दिया जाता है। और ये न सिर्फ इतनी इतनी विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, बल्कि अनुवादक के रूप में भी समाज के समक्ष उभर कर आए हैं। इन्होंने पंजाबी और बंगाली इन दो भाषाओं में बहुत सारी रचनाओं को अनुदित भी किया है और इन्हें अनेकानेक सम्मान से भी नवाजा गया है। तो आदरणीय शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप अपनी कथा को लेकर आए और हमें सुनाएं। नमस्कार आप सभी का। लघु कथा के बारे में खास तौर से मैं कुछ नए तरीके से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप हनुमान के बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं। आज उनका दिन भी है, शनिवार को और मंगलवार को शायद। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में सीता से मिलने गए थे, उस समय वो लघु आकार में थे, सूक्ष्म आकार में थे, बहुत छोटे आकार में थे। लेकिन वही हनुमान जब लंका से निकलते हैं तो अपना विशाल आकार लेकर निकलते भी हैं और पूरी लंका को जलाकर निकलते हैं।
तो लघु कथा जो है, लघु कथा बिल्कुल वैसी ही है, हनुमान की तरह है, जो देखने में छोटी लगे लेकिन समय आने पर या उसका जो अर्थ है इतना व्यापक है कि बहुत गंभीर वो असर करता है। लघु कथा देखने में लोग कहते हैं पहले तो इसको सही तरीके से जो मान्यता मिलनी चाहिए थी लोगों ने नहीं दी शुरुआती दौर में, लेकिन धीरे धीरे लघु कथा ने अपना खास स्थान साहित्य में बनाया और अब तो खैर लघु कथा आंदोलन ही चल पड़ा है। लघु कथा पर हर जगह सेमिनार हो रहे हैं, या फेसबुक पे आप जाइए तो लघु कथा पे कई अलग अलग मंच उपस्थित हैं, लघु कथा के संकलन निकल रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं लगातार, और उसी कड़ी में आज का भी ये कार्यक्रम है। और इसे मैं सीपी के अंदर जिस तरह मोती होता है उस तरह लघु कथा है, छोटे में उसका बहुमूल्य अर्थ है। मैं अपनी एक लघु कथा, इस जो कोरोना काल है, कोरोना काल में मैंने इधर कुछ लघु कथाएं लिखी हैं, और कोरोना काल का बहुत बड़ा उपयोग खास तौर से जो साहित्यकार हैं उन लोगों ने उठाया है, और लगातार ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो जो नकारात्मकता थी उसको सृजनात्मकता की तरफ मोड़ने में साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा ही है। और शब्दाक्षर ने जो ये पहल की है, काव्य संध्या या काव्य पर कार्यक्रम तो लगातार पूरे देश में हो ही रहे हैं, लेकिन लघु कथा पे संभवतः कार्यक्रम मेरी जानकारी में तो शायद ये प्रथम कहा जा सकता है ऑनलाइन का। तो मैं अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं इसी दौर की, कोरोना माई। कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई थी। जो लोग फुटपाथ पर रेहड़ी वगैरह लगाते थे उनका काम भी काफी मंदा पड़ चुका था। अब कुछ लोग वैकल्पिक काम भी खोजने लगे। कईयों ने साइकिल पर घूम घूम कर सब्जी वगैरह बेचनी शुरू कर दी। कई लोग जो सिनेमा हॉल या होटलों में काम करते थे उन लोगों ने भाड़े पर 2 व्हीलर रैपिडो चलाने शुरू कर दिए। सुकांत एक होटल में काम करता था और उसका काम भी जाता रहा। उसे भी रैपिडो वालों ने अप्रोच किया था, अगर उसके पास अपना 2 व्हीलर है तो वो चला सकता है, लेकिन ना तो उसके पास अपना 2 व्हीलर था और ना ही वो अच्छी तरह चलाना जानता था। शहर से बाहर उसका एक कमरे का मकान था और थोड़ी सी जमीन भी साथ में थी। उसी में एक किनारे पर एक खपरेल का कमरा भी था जिसमें घर का टूटा फूटा सामान रखा हुआ था। ये तो अच्छा हुआ कि उसके बाप ने मरने से पहले ये सर छुपाने की जगह बना रखी थी। सुकांत की बीबी और 2 बच्चे भी थे। वो बड़ी चिंता में था कि घर कैसे चलेगा। उस रात वो इसी उधेड़बुन में था कि एक विचार उसके दिमाग में कौंधा और वो सुबह ही निकल पड़ा उस मोहल्ले में जहां लोग मूर्तियां बनाते थे। वहां अधिकतर मूर्तिकार ही बड़े गुमसुम बैठे थे, कहीं कोई ऑर्डर नहीं था। उसने एक मध्यम आकार की मूर्ति देखी जिसे अभी न तो सिर ही लगाया गया था और न ही रंग रोगन किया गया था। उसने मूर्ति वाले से पूछा कि ये किसकी मूर्ति बना रहे हो? मूर्तिकार ने कहा, अभी कुछ सोचा नहीं, जैसे कोई ऑर्डर आएगा वैसा बना दूंगा। सुकांत ने उसे एक आइडिया दिया। सुकांत ने उसे एक आइडिया दिया और 2 दिन बाद जाकर मूर्ति घर ले आया। मूर्ति के चेहरे पर मास्क लगा था। सुकांत ने मूर्ति लाकर अपने खपरेल वाले कमरे को साफ सुथरा कर वहां स्थापित कर दिया और बाहर दरवाजे पर बैनर लगा दिया, कोरोना माई का मंदिर। पड़ोस से पुजारी को बुलाकर पूजा करवा दी और प्रसाद लेकर हर गुजरने वाले को बांटना शुरू कर दिया। कोरोना माई का प्रसाद ले लो, कोरोना माई का प्रसाद। धीरे धीरे बात फैलने लगी और कुछ लोग आने शुरू हो गए।
उसकी पत्नी की एक सहेली ने शहर के एक कोरोना अस्पताल के बाहर कुछ कोरोना रोगियों के रिश्तेदारों को बताया कि कोरोना माई के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाता है। बस फिर क्या था, लोग बाग पहुंचने लगे। कोरोना माई के प्रसाद के रूप में बाहर सैनिटाइजर की छोटी बड़ी शीशियां बिक रही थी और साथ में तरह तरह के मास्क और मिठाई के नाम पर बेसन के लड्डू, यही चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था। सुकांत के बड़े बेटे ने तो बाहर चढ़ावे वाली दुकान का जिम्मा संभाल लिया था और उसकी बहन भी साथ में सहायता कर रही थी। कोरोना माई को चढ़ाए गए मास्क ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जा रहे थे। यही मास्क मरीज को भी पहनना है। उसके एक मित्र ने कोरोना माई की एक आरती भी लिख कर दे दी। कुछ ही दिनों में कई मरीज स्वाभाविक रूप से ही ठीक होकर घर जा रहे थे और कोरोना माई के मंदिर की चर्चा शहर में खूब होनी शुरू हो गई थी। कोरोना माई का मंदिर अब पक्का बन चुका था और सुकांत भक्तों के साथ जोश में भजन गा रहा था। जय हो जय कोरोना माई, जय हो जय कोरोना माई, झटपट विपदा दूर भगाई। जय हो जय कोरोना माई, झटपट विपदा दूर भगाई। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर राहुल सर, बहुत ही सुंदर। आपकी इस लघु कथा को सच्ची आपकी इस लघु कथा को एक श्रोता की तरह से अगर मैं इसको विश्लेषित करूं, इसकी समीक्षा करूं तो एक व्यंग्यपरक कथा है। इसमें आपने कटाक्ष करने का प्रयास किया है कि आज हम अति आधुनिक होते हुए भी कहीं न कहीं अंधश्रद्धा में विश्वास अभी भी हम अंधानुकरण करते हैं। हमारे भीतर कहीं न कहीं रूढ़िग्रस्त हैं हम। धर्म जो है वह अधिकतर लोगों की संवेदना, धर्म के नाम से लोगों की संवेदना जुड़ जाती है। और ये आपका जो प्रमुख पात्र सुकांत है वह बुद्धि चातुर्य, बहुत ही बुद्धिमान। उसने श्रम का पथ नहीं लिया, रैपिडो उसने चलाना वो काफी मेहनत का कार्य था। उसने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग किया और उसने धर्म को शस्त्र बनाया। और धर्म एक ऐसा माध्यम है जो आम जनमानस को इससे सहजता से ठगा जाता है और अपना उल्लू उसने सीधा किया। तो ये बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि कोरोना काल में भी तरह तरह से लोगों ने इसी तरह से शस्त्रों को आजमाया और वे इस विपदकालीन स्थिति में भी अच्छे धनराशि के मालिक बन गए। तो एक श्रोता की दृष्टि से तो मैंने ये समीक्षा की। अब आप मुझे बताएं कि एक कहानीकार के रूप में आपका क्या मुख्य उद्देश्य था इस कथा को लिखने के पीछे? उद्देश्य यही है कि इस कोरोना काल में जहां लोग तरह तरह की सावधानियां बरत रहे हैं, बरतने की सलाह दी जा रही है, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, वगैरह वगैरह तमाम तरह की जो बातें हम आमतौर पर सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही धर्म के प्रति लोगों की आस्था पहले से कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे फ्लैट के सामने ही एक मंदिर है, तो मैं देख रहा हूँ मंदिर वाले ने मंदिर अभी तक खोला नहीं है क्योंकि वो उसी में रहता है। उसके अंदर ही वो 2-3 भाई हैं, वे रहते हैं और एक एरिया में उसने मंदिर बना के रखा हुआ, अन्नपूर्णा मंदिर। तो मंदिर उसने अभी भी नहीं खोला है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार वहां आ रही है और बाहर से प्रणाम करती है। तो मैं देखता रहता हूँ सुबह चाय पीते वक्त, तो उसमें कुछ लोगों को मैंने खुसुर करते हुए सुना, ये तो मंदिर तो बंदो थकছে, तो एक कोरोना मंदिर होले है ना, कोरोना देवी यदि हो तो इस तरह की बात, तो वो बात मुझे क्लिक कर गई। जिस तरह जो स्वाति की एक बूंद पड़ती है चातक के मुंह में, तो उसी तरह वो बूंद मुझे पड़ी और मेरे अंदर ये बात लगी कि कोरोना माई का मंदिर वाकई होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक क्लिक की बात, तो उसके बाद मैंने ये कथा लिखी कि किस तरह की धर्म के प्रति लोग आस्था का को भुनाते भी किस तरह है। तो उस तरह सुकांत को पात्र को मैंने बनाया और उसने ये इस तरह किया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत और प्रासंगिक कथा
लेकर आप हमारे श्रोताओं के मध्य आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश अग्रवाल जी, सत्येंद्र सिंह सत्य जी, सुमन कुमारी जी, दीप शिखा जी, मीता जी, जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, ऐसे करके बहुत अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं और हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कार्यक्रम को वो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सके और वे इन सारी बातों से लाभान्वित हो सके। इसलिए मैं सबसे करवद्य प्रार्थना करती हूँ कि सभी कार्यक्रम को शेयर करते चलें। रावल जी, मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाहती हूँ जो कि हमारे काठमांडू से जयप्रकाश जी ने पूछा है कि लघु कथा लिखने से कहीं ज्यादा कविता लिखने वाले हो गए हैं आजकल। क्या छंद मुक्त या मुक्त छंद के कारण हर कोई कविता लिखने लगा है और कहानी लेखन कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है? उनका ये प्रश्न है। बात ऐसे नहीं है। कोई भी जो कथाकार है या उपन्यासकार है, सबसे पहले अगर आप देखें तो वो कविताएं ही लिखता रहा है। कविताओं से ही किसी भी लेखक की शुरुआत होती है। आप किसी से भी, किसी उपन्यासकार से भी अगर बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सबसे पहले उसने कविताएं लिखी। मेरे ख्याल से तो 99.9% की बातें जहां तक मैं जानता हूं वो सबसे पहले कविताएं लिखते हैं। और बात जहां तक छंद कविताएं या छंद मुक्त कविताओं की बात है, तो दोनों तरह की कविताएं लोग लिखते रहे हैं। और निराला से तो आप जानते ही हैं कि छंद मुक्त कविताओं की बात सामने आई है, क्योंकि छंद में लिखी हुई कविताएं, ये बात सही है कि उसे याद रखना आसान होता है या उसकी आवृत्ति भी बहुत आसान होती है, लेकिन कभी कभी वो बाधा भी उत्पन्न करती है। छंदों में लिखना, लोग छंदों की तरफ ही जो ध्यान उसका केंद्रित रहता है और जो वो कहना चाहता है, कभी वो कई बार अपनी बात संपूर्णता से नहीं कह पाता। इसलिए छंद मुक्त कविताएं जो है, इस पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और लोग लिख पाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कविता लेखन की ओर प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि वे अपनी बातें उन्मुक्त भाव से, स्वच्छंद भाव से रख पाते हैं। इसीलिए छंद मुक्त कविताएं जो है वो लगातार लिख रहे हैं लोग, और काफी संख्या में लिखी भी जा रही हैं। लोगों के भाव भी सामने आ रहे हैं, तो यही कारण है उसमें। और लघु कथाओं का जहां तक सवाल है, तो लघु कथाएं तो बराबर से आपकी जो बौद्ध काल से जो जातक कथाएं लिखी गई, तो जातक कथाएं भी तो एक तरह से लघु कथाएं ही है, या ईसप की कथाएं जो है वो भी लघु कथाएं ही कही जाएंगी। बांग्ला में गोपाल भाण है, तो ये सारी चीजें जो है ये लघु कथाएं ही है। लघु कथाएं भी बराबर शुरू से ही लिखी जा रही हैं, हजारों वर्ष से लघु कथाएं लिखी जा रही हैं। तो ऐसी बात नहीं, कोई भी विधा अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, और लिखने वाले लघु कथाएं भी लिख रहे हैं, कविताएं भी लिख रहे हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप आज फेसबुक में देखिए तो क्या ऐसी चीज है जो आप नहीं लिख पा रहे हैं। कविताएं देखिए तो कविताएं लोग लगातार लिख रहे हैं, लघु कथाएं भी लिख रहे हैं, क्योंकि ये आसान चीज है। इससे पहले मंच लोगों के पास नहीं था। अब अगर आप किसी पत्रिका में या अखबार में कोई रचना भेजते हैं तो आप लिखकर महीनों सालों कई बार इंतजार करते हैं, आपकी रचना नहीं आती, तो आप क्या है, डिस्करेज हो जाते हैं, आपको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। लेकिन फेसबुक जो है एक ऐसा माध्यम बना है, ये मैं नहीं कहता कि फेसबुक में सारी चीजें अच्छी आ रही हैं, लेकिन अगर 100 लोग लिखते हैं तो उसमें से 10 लोग अच्छे उसमें से निकलते हैं। और अब तो फेसबुक में जो रचनाएं निकलती हैं उसके कई कई संकलन भी निकल चुके हैं, कई कई चीजें, कई कई लघु कथाओं के संकलन भी आ चुके हैं। इसलिए सारी विधाएं अपनी अपनी जगह स्वतंत्र और सफल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उनके प्रश्नों का निराकरण किया। वो निश्चित रूप से विश्वस्त हुए होंगे। अब मैं अपने मंच पर मधु सक्सेना आदरणीय को मैं आवाहन करती हूँ, उन्हें निमंत्रित करती हूँ और उनके विषय में अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहती हूँ कि उनका जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ।
और प्लीज आप लोग सभी अपना माइक बंद कर लें क्योंकि आवाज फिर इको होने लग रही है। और ये इनकी जो विधा है, इन्होंने पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक तक अध्ययन किया है और इनका प्रकाशन मन माटी के अंकुर, तुम्हारे जाने के बाद, एक मुट्ठी प्रेम, ये इनका काव्य संग्रह है जो प्रकाशित हुआ है। आकाशवाणी में भी इनकी रचनाएं प्रसारित होती रही है। अनेकानेक मंचों पर इन्होंने काव्य पाठ किया है और साझा संकलन इनका बहुत, इनकी कविताओं का प्रकाशित हुआ है। पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं और इन्हें अनेकानेक सम्मान से नवाजा गया है। इन्हें नवलेखन, शब्द माधुरी, रंजन कलश शिव सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान, इस तरह से अनेकानेक सम्मानों से इन्हें नवाजा गया है। और मैं बड़े सम्मान के साथ उनका शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर उनका आवाहन करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और हमें कुछ अपनी रचनाओं को, कहानियों को, कथाओं को सुनाएं। आदरणीय, हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार आप सभी जनों को। लघु कथा के बारे में अभी आदर्श जी ने, रावेल सर ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। रावेल सर की जो लघु कथा है उसके बारे में बस एक मुझे बोनार्ड शॉ का एक कोटेशन याद आ रहा था कि जब तक मूर्ख जिंदा है बुद्धिमान भूखा नहीं मरेगा। तो उस कथा पे मुझे ये बात याद आई थी। ठीक है, खैर अब मैं लघु कथा छोटे शब्दों में अपनी बात कह देना, क्योंकि कवित्री भी हूं तो कुछ पंक्तियां मैंने इस पे लिखी थी लघु कथा के बारे में। एक तीर सा कोई चल गया, एक आंख से आंसू झर गया। एक तीर सा कोई चल गया, एक आंख से आंसू झर गया, कुछ शब्द समेटे अंजुरी में, अंतर मन तक खिल गया। यही विशेषता होती है लघु कथा की कि अंतर मन तक वो पहुंच जाती है, छोटी सी बात। अब मैं अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूं जिसका शीर्षक है पसीना। लघु कथा में शीर्षक का भी बड़ा महत्व है, शीर्षक सटीक होना चाहिए उसमें। तो मैं आपको बताती हूँ अपनी लघु कथा के बारे में। बड़े सेठ आज ही बदले हुए गद्दी के सफेद झक चादर पर हाथ फेरते हुए गोदाम में माल रखते हुए मजदूरों को देख रहे थे। कैलाश ज्यादा ही मेहनत से काम कर रहा था। सबके 3 चक्कर में वो 4 चक्कर लगा लेता था। सेठ जी उससे बड़े खुश थे। काम खत्म होते ही मजदूर लाइन लगाकर पैसा लेने खड़े हो गए। कैलाश सबसे आगे था। सेठ जी से पैसे लेते हुए उसने कृतज्ञता से थोड़ा आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। इसी झुकने के दौरान उसके माथे का पसीना सेठ जी की गद्दी पर टपक गया। सेठ जी क्रोध से भर गए। अरे ये क्या किया, सफेद चादर गंदी कर दी। कैलाश कुछ पल स्तब्ध रहा, फिर हिकारत से उन्हें देखते हुए बोला, हमारे पसीने से ही आपकी चादर सफेद रहती है सेठ जी। अब आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगा, पसीने की कीमत तुम क्या जानो। कैलाश तेजी से मुड़कर चला गया। मजदूरों की आंखों में आत्मविश्वास था और सेठ जी की आंखें धरती में गड़ी हुई थी। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा कहानी आपने प्रस्तुत की। और इस पसीना जो शीर्षक है ये बहुत ही सारगर्भित है और आकर्षक शीर्षक है और चेतना युक्त कविता है। संदेश मूलक तो है ही। पसीने की कीमत तुम क्या जानो वाक्य में सर्वहारा वर्ग की कर्मठता एवं स्वाभिमान की भावना मुखरित होती है कि पसीने की कीमत तुम क्या जानो। और स्वाभिमान के साथ उसने अपने पसीने की कीमत
दर्शाते हुए वह आगे चल पड़ा। तो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही संदेश भरी आपकी कहानी है और बहुत ही सुंदर भाव विभोर हो गई आपकी इस संक्षिप्त कथा को सुनकर। और आदरणीय, आप मुझे ये अनेकानेक प्रश्न लेकर के मैं प्रस्तुत हुई हूँ कि जो बहुत सारे दर्शक हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि कहानी लघु कथा, आज लघु कथा की विकास यात्रा के विषय में आप संक्षिप्त में कुछ बताएं, इसकी विकास यात्रा को लेकर। लघु कथा की विकास यात्रा, जैसा कि आपने भूमिका में भी बताया था कि कई वर्षों से लिखी जा रही है, भारतेंदु से लेकर माखनलाल चतुर्वेदी और आज तक आते आते मतलब हर लेखक ने लघु कथा जरूर लिखी है, चाहे कम लिखी हो चाहे ज्यादा लिखी हो, लेकिन एक लिखी जरूर है। और जैसा कि आप बता रही है, आपने भी बताया कि पुराणों से और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लघु कथा का महत्व है, जातक कथाएं, बहुत सारी कथाएं चली आ रही, किस्से चले आ रहे, किस्से नुमा लघु कथाएं भी छोटी छोटी रही हैं। लेकिन आज लघु कथा का स्वरूप बदल गया है। विकास होते होते हम उसमें समाज को ले आए हैं, समाज को। जैसे कि आप ये इस लघु कथा में देख रहे हैं कि ये लघु कथा मेरे को लगता था जब मैं प्रेमचंद को पढ़ती थी तो उसमें मजदूरों की दशा बड़ी खराब रहती थी, तो मुझे ये लगता था कि मजदूर क्यों नहीं बोले अपने अधिकार के लिए, क्यों नहीं बोले, तो ये मेरा मजदूर, इसलिए ये बात मेरे मन में आई है। तो समाज को हम दिखा रहे हैं, समाज हमारे लघु कथा में आ रहा है आज का, और एक चेतना ला रहा है उसको। तो ये चेतना हमारे मन में आई है तो कल जो सुनेगा उसके मन में आएगी। और जो मान लो ये जो इसके जो पात्र हैं, सेठ जी हैं, वो अगर इस लघु कथा को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, मुझे ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए, मजदूर पसीने की कीमत मैं नहीं जानता। तो मेरा कहना यह है कि लघु कथा में हर पात्र एक संदेश देता है और हर व्यक्ति को संदेश मिलता है उससे। तो कौन किस रूप में लेना चाहता है, ये एक बड़ी बात है। और चेतना का स्वर जरूर होना चाहिए लघु कथा में। छोटी सी बात कह के मेरा कहना चाहिए कि एक द्वंद्व भी हो उसमें, पात्र समायोजन, कथानक, द्वंद्व के साथ समाधान भी हो एक उसमें लघु कथा में। जैसे कि आप के लघु कथा में मिला है, तो समाज को एक दिशा मिले, अधिकारों के ज्ञान हो, चेतना मिले और एक दिशा मिले, समाज को एक निर्णय मिले। तो बस कथा यात्रा तो चली रही है और आगे भी लघु कथा की यात्रा का अंत नहीं है। अभी भी इसमें हो सकता है आगे कुछ और बदलाव हो, जैसे आज पुरानी कथाओं से आज तक कुछ बदलाव हुए, आगे कुछ और बदलाव होंगे। जो जैसा हमारा समाज बदलेगा, लघु कथाएं बदलेंगी। हमारा समाज, साहित्य तो दर्पण ही है समाज का। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने वक्तव्य को रखा मधु जी, अशीष धन्यवाद। फिर मैं आदर्श प्रकाश जी को पुनः मंच पर उनका आह्वान करती हूँ और डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी के संबंध में मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्यवसाय से ये चिकित्सक थे, साहित्यकार, और इनकी शिक्षा दीक्षा कानपुर में हुई और अनुभव जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सेवा में, मेडिकल सेवा में ये कार्यरत रहे। इनके अनेकानेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें प्रश्न तुमसे, एक आयास अनायास संयुक्त काव्य है, 10 दरवाजे, अभिव्यक्त होने दो, चौराहे की आग, सत्य मार्ग का राही, मुनिवर हंसो मुनिवर नाचो। ये सारी इनकी काव्य संग्रह और कहानियों का संग्रह इनकी प्रकाशित हो चुकी है। ये अनुवादक के रूप में भी इन्होंने बहुत ही अहम, बहुत सारे उपन्यासों का इन्होंने अनुवाद भी किया है और इसके साथ साथ अनेक अनेक पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया। 10 दरवाजे कहानी संग्रह के लिए जम्मू कश्मीर अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। चौराहे की आग कविता संग्रह के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। कथा अनंता कहानी संग्रह के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का सप्ताक्षर काव्य संध्या के मंच पर पुनः मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय आए और अपनी कथा को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। जी, आभार आप सबका।
मेरी ये दूसरी लघु कथा है बिंदिया। ये थोड़ी भावनात्मक कथा है, थोड़ी अलग, तो मैं एक और दिशा में आपको ले चलता हूं। खबर असंभावित तो नहीं थी, पर थी दुखद। भाभी बरसों से कैंसर की चपेट में थी। कुछ बरस पहले ही जब विश्वास ने मुझे इस विषय में सूचित किया था, तो सुनते ही मैं सन्न रह गया था। मेरे बचपन का घनिष्ठ मित्र था विश्वास। भाभी अद्वितीय सुंदरी थी और बड़े बैंक में उनकी नौकरी लगी थी। सच कहूं तो बिल्कुल बेमेल जोड़ी थी। विश्वास उनके मुकाबले कमजोर डील डॉल का बैठता था। अब तो बैंक अधिकारी थी वह बरसों से। खूब मजे में चल रही थी दोनों की गृहस्थी। जब 2 माह पहले यहाँ दोनों मिले तो मुझे भाभी को देख ये लगा कि वह पूर्णतः रोग मुक्त हो चुकी होंगी, क्योंकि वह खिली खिली पूर्ववत नजर आई थी मुझे। लेकिन फोन पर जब मैंने शोक व्यक्त करते अपने पहुंचने की बात कही, तो विश्वास ने मुझे आने से मना करते हुए कहा कि मैं रहने दूं, क्योंकि वह चंद करीबी रिश्तेदारों के साथ फूल प्रवाहित करने मेरे शहर ही आ रहा है। यहाँ की पवित्र नदी देविका को गंगा की छोटी बहन माना जाता है। अगले ही दिन तय समय पर विश्वास मुझे देविका घाट पर शोकमग्न मिला। कोरोना के चलते मास्क पहने हुए हम दोनों भावावेश में गले मिलने को आतुर जैसे ही आगे बढ़े कि ध्यान आते ही पीछे हट ठिठक परस्पर हाथ जोड़ एक दूसरे का अभिवादन करके ही रह गए। एक माटी के घट को, जिसमें फूल भरे थे, लाल चूनर से ढक चबूतरे पर रख उस पर भाभी का चित्र टिकाया गया था। उस चित्र में उनके माथे की बड़ी लाल टिकली दूर से दिख पड़ती थी। मैंने सभी बारी बारी उस चित्र के समक्ष अपने पुष्प अर्पित करते जा रहे थे। मैंने भी अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी माला उनके चित्र पर चढ़ाई। विश्वास ढीले कुर्ते पैजामे में बड़ा ही असहज लग रहा था। उस वेशभूषा में मैंने उसे कभी देखा ना था। अब फूल प्रवाह की घड़ी थी। नदी तट पर उसने चबूतरे से घट उठाकर इतने धीमे से टिकाया कि कहीं भीतर की राख चोटिल न हो जाए। जल में उतरने से पहले विश्वास ने अपने पैजामे के दोनों पहुंचे भीगने से बचाने के लिए ऊपर खौंस लिए। फिर फूल की तरह किनारे रखे घट को उसने अपने दोनों हाथों से कोमलता से उठाया और धीमे प्रवाही जल वह संभल कर कदम धरता मझधार की ओर बढ़ने लगा। देविका नदी के मध्य पहुंच पंडित जी का इशारा पा विश्वास ने घट पर बंधे कपड़े को हल्के से खोला, पत्नी के फूलों को निहारा अंतिम बार। घट से राख उलटते भारी लगे हाथ, भर आया मन। फिर देखा धीमे प्रवाह के चलते राख बहने के बजाय नदी तट के पत्थरों पर जा चिपकी थी। झुककर मेरे साथ जब दोनों हाथों से विश्वास ने तल को मला, तो मुझे लगा एक बिंदिया सी कौंधी थी। पता नहीं विश्वास को भी लगा क्या। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत आपकी ये कथा। एक श्रोता के रूप में मैंने इसमें जीवन सत्य को पाया है। जन्म मृत्यु हर्ष विषाद जीवन के अभिन्न अंग हैं, जीवनांग हैं। सभी को निश्चित रूप से इस क्षणभंगुर दुनिया से, संसार को त्याग कर जाना है, किंतु जो बचे हैं वो उनकी स्मृतियों के घरोंदों में स्वयं को आबद्ध कर जीवन व्यतीत करने को कटिबद्ध हैं। बहुत ही सुंदर आपकी ये कथा, एक अद्भुत कथा के लिए असीम धन्यवाद आदर्श सर। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आदरणीय रावल जी, आपका शब्दाक्षर मंच पर पुनः
स्वागत करती हूँ। एक कथा लेकर के आप पुनः आए और उसका पठन करें हमारे दर्शकों के समक्ष और जी जी अपने को आप लोग म्यूट कर ले, म्यूट कर ले आवाज। हेलो, केवल जरा मैं दर्शकों के विषय में बता देती हूँ, एक बार म्यूट कर लें। केवल कोठारी जी और पुलकित जी, ऋषि जी, सुमन कुमारी जी, वर्षा रावल जी, कोमल जी, सत्येंद्र सिंह सत्य जी, गौरीशंकर भावुक जी, आदरणीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, सभी निरंतर लिख रहे हैं। बहुत ही मार्मिक कथा है और बहुत ही सुंदर लघु कथा है, बहुत खूब। सभी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। रमाकांत मिश्र जी आए हैं और लगातार ये अपने कमेंट, अच्छे कमेंट के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से तन्मयता से कार्यक्रम से जुड़े हैं और ये एक अत्यंत ही सफल और अनोखा कार्यक्रम रहा है, जो कि दर्शकों को, श्रोताओं को निरंतर बड़ी ही व्यग्रता के साथ जोड़े हुए रखा है। और आदर्श जी और रावल जी, आप अपने कैमरा को ठीक से घुमा के स्लैंटिंग हॉरिजॉन्टल रखें ताकि आपका पिक्चर पूरा आ जाए। ऐसे थोड़ा हॉरिजॉन्टल करके रखें मोबाइल को, तो हाँ, तो ऊपर से रोटेशन खोलेंगे ना तब पूरा आएगा। कैमरा का रोटेशन ऊपर से खोल के, हाँ, अभी रावल जी का एकदम क्लियर आ रहा है। आदर्श जी आप भी कर लें। हाँ ठीक है रावल जी, आपका मंच पर हाँ हार्दिक स्वागत है। आप अपनी कथा लेकर आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। और सभी दर्शकों से पुनः निवेदन कर रही हूं कि कार्यक्रम को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। सभी से बार बार मैं निवेदन कर रही हूं। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत है। म्यूट खोल लें सर, रावल सर म्यूट खोल लें। रावल जी आप अनम्यूट करें अपने को। जी, मैं अपनी दूसरी लघु कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जी, मेरी दूसरी लघु कथा है भिखारिन। अन्नपूर्णा मंदिर के सामने चौराहे के पास वो गोलगप्पे वाला हमेशा की तरह अपनी रेहड़ी लगाकर खड़ा था। जी, लॉकडाउन के बाद अनलॉक में कई घंटों से अपनी रेहड़ी के साथ इस आशा में था कि अब कोई ग्राहक आएगा, लेकिन कुछ उसके पास तक आते भी, लेकिन फिर डर कर पीछे हट जाते थे। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में लगभग 3 महीनों तक वह अपनी रेहड़ी लेकर बाहर नहीं आया था, लेकिन अब तो उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। वो याद कर रहा था कि इसी रेहड़ी पर पहले गोलगप्पे खाने वालों की लाइन लगी रहती थी। स्कूल कॉलेज की लड़कियां हो या फिर गृहिणियां, उसके गोलगप्पे खाने के लिए सब पागल रहती थी। कोई आवाज आती, अरे मंटू जरा धीरे धीरे खिलाओ, खट्टा थोड़ा ज्यादा देना, फूले फूले दो, वगैरह वगैरह। सोचते सोचते भी अब तो काफी समय हो चला था, पर कोई ग्राहक उसके पास रुक ही नहीं रहा था। उसने अपने यहाँ सैनिटाइजर की बोतल भी सामने रखी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके ठीक सामने मंदिर के बाहर एक बुढ़िया भिखारिन, जो पहले बांसद्रोणी मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठती थी, अब यहाँ बैठने लगी थी। मंदिर तो अभी बंद ही रहता था, अंदर सिर्फ पुजारी समय पर पूजा करता था और बिजली से चलने वाली घंटी ढोल नगाड़े लगा देता था। श्रद्धालु आ रहे थे,
और बाहर से ही प्रणाम करते, और उस भिखारिन को कोई 2, कोई 5 और कोई 10-10 रुपए देकर भी जा रहे थे। वो अब ललचाई नजरों से उधर ही देख रहा था। आखिर वो सामान समेटकर रुआंसा होकर वापस जाने लगा तो उस भिखारिन ने उसे रोक लिया। क्या हुआ बेटा, कोई बिक्री नहीं हुई ना? तो तुम खाओगे क्या? ये कहते हुए उस भिखारिन ने उसकी ओर 10-10 रुपए के 10 सिक्के यानी कुल 100 रुपए बढ़ा दिए। ये ले जाओ। वो झिझक रहा था, लेकिन उस भिखारिन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ले लो ना बेटा, और उसने वे सिक्के ले लिए। बहुत ही सुंदर, अद्भुत कथा, मानवीय संवेदना, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी। यहाँ ये बताया है कि म्यूट कर ले, पता नहीं मेरी आवाज म्यूट कर लेने से मेरी आवाज जो है वो इको नहीं हो रही है। तो इस कथा के द्वारा मैंने यही समझने का प्रयास किया कि मानवीय मार्मिक कथा तो है ही, मानवीय संवेदनाओं से पूरी तरह से ओतप्रोत है। एक भिखारी जो है वह उस पुचके वाले की अवदशा को, मन स्थिति को वह आत्मसात कर पाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उस भूख को उसने भी भोगा है और अभावग्रस्त जीवन को वह भी जी रही है। और वह समझ रही है, जब वो आग्रह करता है कि क्या आप 10 रुपए की या 20 रुपए का आप पुचका खाओगी, जब वो उसे उसके एवज में 100 रुपया देने का प्रयास करती है चिल्लड़, तो कहीं ना कहीं उसका स्वाभिमान उसे बाधित करता है कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। लेकिन अंततः कहीं ना कहीं अर्थ की विपन्नता के कारण वह उस पैसे को लेने को तैयार हो जाता है। बहुत ही प्रासंगिक, उम्दा एवं समाज के एक वर्ग जो कि कोरोना काल में किस तरह से व्यथित अर्थ की पीड़ा को, अभाव को उन्होंने झेला है, उसको दर्शाती एक सफल कहानी है। बहुत ही सुंदर सर, एक अद्भुत कथा के लिए आपको अशेष धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत सुंदर। अब मैं मधु सक्सेना आदरणीय को मंच पर, शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर उनका आवाहन करती हूँ कि आप पुनः आए और आकर के अपनी कहानी को, अपनी कथा, लघु कथा को सुनाएं। और हम सभी आपका स्वागत करते हैं आदरणीय, पुनः शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पे। धन्यवाद अल्पना जी। एक लघु कथा जिसका शीर्षक है दृश्य। सिर्फ दिखा है ना, कोई संवाद नहीं है इस लघु कथा में। दृश्य, एक पाश कॉलोनी की सड़क पर, एक पाश कॉलोनी की सड़क पर क्या हो रहा है, बस वो दृश्य के माध्यम से मैंने बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की इसमें। एक पाश कॉलोनी की सड़क पर दो पुरुष कार से अगल बगल से निकले। दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं। दो महिलाएं अगल बगल से स्कूटी से निकली, एक दूसरे को देखा, तोला, पर बोली नहीं। दो बच्चे साइकिल से निकले, एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए हेलो कहा। दो बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए निकले। उन बच्चों ने आपस में एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। उनकी माँओं ने ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ने पर भी वे एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देखते रहे। बालकनी में खड़ी देख रही अम्मा जी ने पहले तो ठंडी सांस भरी, फिर मुस्कुरा पड़ी। ये छोटी सी मेरी लघु कथा। धन्यवाद। बहुत ही सचमुच छोटी है, लेकिन बहुत ही सारगर, बहुत सुंदर कहानी, कथा है। मार्मिक है और दृश्य
शीर्षक की सार्थकता तो स्वतः ही स्पष्ट हो जा रही है कि कहानी आज की व्यस्तता और संवेदनहीनता को मुखरित करती है कि आज हम सभी जीवन जो आस पड़ोस में हमारे घटित जितनी भी घटनाएं हैं उससे हम अपने हृदय पटल पे ही उससे हम वाकिफ नहीं होते हैं, तो दृष्टि पटल पर क्या होंगे। हमारे पास से आत्मीयजन, प्रियजन, पास पड़ोस निकल जाते हैं, लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, उनके साथ साक्षात, उनके साथ अपनी दृष्टि से भी, दृष्टि के सामने से दृष्टि पटल से वो चले जाते हैं, किंतु हम उनके साथ संपर्क स्थापित नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हम व्यस्त हो गए हैं, संवेदन शून्य हो गए हैं, और किंतु अभी ये संवेदन शून्यता, जड़ता कहीं ना कहीं बच्चों तक नहीं पहुंची है। आपकी इस कथा में यही आपने मुखरित करने का प्रयास किया है कि बच्चे अभी भी आकर्षित हैं, एक दूसरे को छूना चाहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, किंतु हम सभी जो परिपक्व वर्ग हैं, हम पूरी तरह से मशीनी युग की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। बहुत ही उम्दा कहानियां, बहुत ही उम्दा कहानियां। इसमें एक शायर की 2 पंक्तियां मैं इस पर सुना रहा हूँ कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वे भी हम जैसे हो जाएंगे। 4 किताबें पढ़कर वे भी हम जैसे हो जाएंगे। तो आप तीनों लघु कथा के श्रेष्ठ कथाकार डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी, मधु सक्सेना जी, रावल पुष्प जी को शब्दाक्षर मंच पर आकर शब्दाक्षर मंच धन्य हुआ, और सभी दर्शक अच्छी मात्रा में यहाँ जुड़े हुए, सुमन कुमारी, निशांत प्रकाश, बलकर सिंह, अक्षय, महेश्वर जी, तो दिलीप जी, हमारे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं कि आनंद आ गया। तो ये एक अद्भुत और अपने आप में अनूठे कार्यक्रम की समाप्ति की ओर मैं पहुंच चुकी हूँ, और इस तरह के कार्यक्रम को हम लोग बार बार करने का प्रयास करेंगे, और मैं अपने सभी सुधी दर्शकों को अशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वह अपनी उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम को गति, स्फूर्ति प्रदान करते रहें। और मैं अशेष धन्यवाद हमारे शब्दाक्षर पेज के जन्मदाता आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को करती हूँ, जिनके निरंतर प्रयास से, और ये उनकी विलक्षणशीलता का ही अंजाम है कि वो निरंतर नए प्रयोग करते हैं और जो कि सफल होते हैं। उनकी दक्षता, उनकी कुशलता इसी बात से स्वतः ही पुष्टित हो जाती है। और मैं सभी सुधी श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को अशेष धन्यवाद देती हूँ, और हमारे संस्था के संरक्षक डॉक्टर प्रेम शंकर देववर्मा को भी धन्यवाद देती हूँ, और हमारे मंच के शोभाश्री बढ़ाने वाले सिद्ध हस्त कलमकार डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी को अशेष धन्यवाद देती हूँ। मधु सक्सेना आदरणीय जी को धन्यवाद, और रावल जी को अशेष धन्यवाद देती हूँ। और मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं आप लोगों का प्रत्यक्ष सानिध्य पा सकी, और पुनः दोबारा मिलने के लिए इस कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। शुभ रात्रि। और अल्पना, तुम्हें भी धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत बढ़िया संचालन किया, और समीक्षा भी बढ़िया की तुमने, बहुत अच्छा करे। और साथ आने की इच्छा है अब तो अल्पना जी आपकी। हाँ, संचालन की भी भूमिका बहुत सुंदर, बहुत सचेत ढंग से किया है। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों के इस आशीर्वचनों से मेरा मनोबल अत्यंत ही प्रबल हो रहा है, और मैं स्वयं को भी धन्य समझ रही हूँ कि मैं सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आप लोगों ने मेरी समीक्षा की और मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दिया, और आप लोग के स्नेह और ममता के छत्र छाया मुझ पर इसी तरह बनी रहे, और ये ईश्वर की अशेष अनुकंपा है कि आप लोगों के सानिध्य में पाती रहूं, और इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद पाती रहूं, और मैं आगे बहुत कुछ सीखने का अवसर मुझे मिल सके। अशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आना जी, और सभी मित्रों का, सभी श्रोताओं का आभार। धन्यवाद।